नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वायरल टुडे में आपका स्वागत है। हांगकांग और सिंगापुर दोनों को वर्ल्ड क्लास ग्लोबल सिटी का दर्जा हासिल है और ग्लोबल सिटी के साथ साथ यह सिटी ट्रेडिंग हब भी मानी जाती है। पूरी दुनिया की जानी मानी कंपनियों के अधिकतर ऑफिसेज इन सिटीज में हैं। माना जाता है कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान होता है। इन सिटीज में कंपनियां बहुत तेजी से फलती फूलती रहती हैं। सभी के लिए आइडियल सोच की वजह से हांगकांग ने ग्लोबल सिटी के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश किया है। लेकिन इन कंपनियों को मिलने वाला फ्रीडम और कंफर्ट अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। 2047 में हांगकांग का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होगा। जो उसकी आज एक ग्लोबल सिटी के तौर पर पहचान है वो नहीं रहेगी। वो चाइना का ही एक पार्ट बन जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि जैसे ब्रिटिश अंपायर इंडिया पर रूल करती थी अपनी कॉलोनी बनाकर, बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजों ने हांगकांग को भी अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, जिसको उन्होंने एक पोर्ट सिटी के तौर पर विकसित किया था अपनी ट्रेड को फैलाने के लिए। उस वक्त अंग्रेज पूरे चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। 1948 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई अंडर कम्युनिस्ट पार्टी, उस टाइम पर हांगकांग पर अंग्रेजों का ही कब्जा था और वहां पर सब कुछ अच्छे से कंट्रोल में भी था और यह कंट्रोल 1997 तक रहा। 1997 में अंग्रेजों ने हांगकांग से जाने का फैसला लिया। अगर ब्रिटिशर ऐसे ही हांगकांग को छोड़कर चले जाते तो हांगकांग फिर से चाइना का ही एक पार्ट बन जाता। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होता है, जबकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जहां पर जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं होता है। हांगकांग में बिल्कुल उसके उल्टा था, क्योंकि हांगकांग बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा था। उन्होंने वहां पर रहने वाले लोगों को लोकतंत्र की महत्ता को समझाया और हांगकांग में रहने वाले लोगों ने भी लोकतंत्र को अपनाया। हांगकांग के लोग डेमोक्रेसी में यकीन करते थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने चाइना के साथ एक डील की थी, जिसको कहा गया वन कंट्री टू नेशन थ्योरी। और यहां पर हांगकांग रहेगा तो चाइना का ही पार्ट, लेकिन हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस का प्रोटेक्शन हासिल है अगले 50 सालों तक। यानी कि हांगकांग में डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है उसको चाइना फिलहाल तो खत्म नहीं कर पाएगा। हांगकांग को वहां रहने वाले लोग चलाएंगे, उसमें चाइना का किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होगा और 2047 में इस डील को 50 साल पूरे होंगे। इसके साथ ही हांगकांग पूरी तरह चाइना का ही एक पार्ट बन जाएगा। चाइना का पार्ट बनते ही इस सिटी पर चाइना का कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहां आए और यहां पर अपने बिजनेसेस सेटअप किए, लेकिन अब उनको अपने बिजनेस को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद चाइना का सिस्टम उन्हें पसंद ना आए। क्योंकि चाइना में अधिकतर सभी कंपनीज पर चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उन लोगों में बहुत सारे भारतीय भी शामिल हैं। बहुत से ऐसे इंडियन हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे हांगकांग और वहां पर उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया है और दुबई और सिंगापुर जैसे शहर तैयार बैठे हैं इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर भी कुछ हद तक हांगकांग जैसा ही सिस्टम है। इसीलिए इनको ग्लोबल सिटी बोला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इंडिया इन कंपनीज और बिजनेसेस को अपनी ओर आकर्षित करे? लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई ग्लोबल सिटी का ना होना। जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, हमारे यहां तो धुलेरा और गिफ्ट सिटी जैसी स्मार्ट सिटी तो बन रही है, तो और क्या चाहिए ग्लोबल सिटी होने के लिए? दोस्तों, हम यहां पर इन सिटीज के दम पर शायद इंडियन ओरिजिन के बिजनेस को आकर्षित कर भी लें, लेकिन जो बाहर के बिजनेसेस हैं या जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हांगकांग से बाहर शिफ्ट होंगी, उनको कैसे आकर्षित करेंगे? मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि अभी धुलेरा, गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन सिटी ग्लोबल सिटी क्यों नहीं है। और नीति आयोग यह बात बड़े अच्छे से जानता है। इसीलिए नीति आयोग ने 2021 में एक प्रपोजल दिया था एक कोस्टा सिटी को तैयार करने का, बिल्कुल जीरो से। इसके लिए जो लोकेशन चुनी गई थी वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है लिटिल अंडमान। नीति आयोग ने इसी 707 स्क्वायर किलोमीटर वाले आइलैंड को चुना है हांगकांग के रिप्लेसमेंट के रूप में। इस आइलैंड की लोकेशन इसको बेहद ही खास बनाती है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के रास्ते में ही पड़ता है। अगर इंडिया यहां पर अपनी कोई सिटी डेवलप करे तो लिटिल अंडमान को हम यहां एक ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में डेवलप कर सकते हैं। यह आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट के नाते भी बहुत महत्व रखता है। एक ग्लोबल सिटी या बिजनेस हब के साथ साथ इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को यहां बहुत अधिक बढ़ा सकता है। और हमारी ये इस तरह की बातें चाइना जैसे देशों को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यह आइडिया या इस पर पहले कभी नहीं सोचा गया है। एक्चुअल में इसका ओरिजिनल आइडिया तो 1970 का है। 1970 से पहले हमें यह अंदाजा हो गया था कि ब्रिटेन हांगकांग को छोड़ने वाला है और हांगकांग को चाइना में मिलने के बाद यहां के लोगों के जो बिजनेसेस या कंपनीज हैं वो यहां से शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं कर सकते।
इन लोगों में बहुत से इंडियन भी थे। इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की गई थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन उस टाइम का जो प्रपोजल था और जो आज के नीति आयोग द्वारा प्रपोज की गई लोकेशन है, इन दोनों लोकेशन में बहुत फर्क था। 1970 में ट्रेड अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट ने इस इंडियन ग्लोबल सिटी के लिए चुना था ग्रेट निकोबार आइलैंड को, जो कि इंडिया के मैप में अगर देखें तो यह लिटिल अंडमान से नीचे है और साइज में इसका आकार भी लिटिल अंडमान से बड़ा है। उस टाइम कुछ और वजह से और वाइल्ड लाइफ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर फोकस नहीं किया और मेनलैंड इंडिया से बहुत ज्यादा दूरी की भी एक वजह थी, जिसकी वजह से उस समय की गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जो नीति आयोग का प्रपोजल है और जो 1970 का प्रपोजल था, उसमें जो फर्क है तो सिर्फ लोकेशन का, और जो उस समय के चैलेंजेस थे वो आज भी हैं। नीति आयोग के प्रपोजल में इस प्रोजेक्ट को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 में 102 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर होगा। लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट में इसे चुना गया है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, टूरिज्म पॉइंट, एरो सिटी बनाने के लिए। वहीं जोन 2 में 85 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चुना गया है रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, फिल्म सिटी, टूरिज्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए। और जो जोन 3 है वो नेचुरल जोन ही रहेगा, जिसमें फॉरेस्ट रिजॉर्ट, नेचुरल हीलिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अंडर वाटर रिजॉर्ट भी डेवलप किया जाएगा और साथ ही गोल्फ कोर्स भी होगा। और जब एक ग्लोबल सिटी बन रही है तो जाहिर सी बात है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बनना लाजमी है। शायद आप में से कुछ लोग ये कहें कि एक ग्लोबल सिटी होने के लिए शायद इतना एरिया काफी नहीं है, ये छोटा एरिया है। अगर मैं ये कहूं कि सिंगापुर का जो एरिया है वो 728 स्क्वायर किलोमीटर का है और जब हमारे लिटिल अंडमान का एरिया 707 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि दोनों आइलैंड में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। लेकिन यह सब इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में होना यह इतना आसान भी नहीं है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो आपको यह पूरा एरिया ग्रीन दिखाई देगा, यानी कि यह पूरा एरिया 95% जंगल से भरा हुआ है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक ग्लोबल सिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को यहां पर काटा जाएगा, इसीलिए बहुत सारी एनजीओज और एनवायरमेंट से जुड़े लोग अभी इसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि नीति आयोग डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बनाती है। इस पर यहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी चिंताएं नीति आयोग को पहले से ही बता दी हैं। दोस्तों, यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इस नए कोसा सिटी के लिए लिटिल अंडमान सही रहेगा या फिर 1970 में प्रपोज किया गया ग्रेट निकोबार आइलैंड, या फिर बहुत सारी एनजीओज की तरह आपको भी लगता है कि जो पुराने जंगल्स हैं उनको सेव करना चाहिए और इस नई ग्लोबल कोस्टा सिटी के लिए इंडिया के साउथ साइड में किसी और लोकेशन पर डेवलप किया जाना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि धुलेरा, गिफ्ट या फिर कोई भी इंडियन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले ग्लोबल सिटी के कॉन्सेप्ट को, नॉर्म्स को और आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत होगी। दोस्तों, ग्लोबल सिटी यानी कि जहां पर एक ही शहर के अंदर पूरी दुनिया बसती हो, जो हब हो ग्लोबल ट्रेड का, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑफिसेज के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो, ऐसे शहर को ग्लोबल सिटी बोला जाएगा। दुबई एक ग्लोबल सिटी माना जाता है। ऐसा क्यों? जबकि सऊदी के किसी दूसरी सिटी को ऐसे नहीं बोला जाता। वह इसलिए जो दुबई में दुनिया भर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड और डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, जो कि सऊदी या फिर किसी मिडिल ईस्ट या फिर इंडिया के किसी और शहर में नहीं मिलेंगे। वो इसलिए कि दुबई ने अपने यहां पर कानून व्यवस्था को इतने अच्छे ढंग से डिजाइन किया है कि जिससे दुनिया भर के लोगों को वहां रहने में आसानी हो। जबकि यूएई एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में दारू पीना पूरी तरह बैन है और पोर्क खाना भी बैन है और औरतों को बिना हिजाब के घूमना भी बैन है। लेकिन आपको हैरानी होगी, यूएई ने अपनी कल्चर को किसी के ऊपर थोपा नहीं है। इन सब के बावजूद आप दुबई में बैठकर पोर्क का मीट भी खा सकते हैं और अल्कोहल भी पी सकते हैं। यूएई की सरकार ने इस तरह के बहुत सारे लाइसेंस जारी किए हैं, यानी कि जो पोर्क खाते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भले ही ये इस्लाम में बैन है, लेकिन दुनिया के बाकी के रिलीजन में और कल्चर में ये बैन नहीं है। दुबई में आप दारू भी पी सकते हैं, जबकि इस्लाम में ये बैन है। और तो और दुबई के बीच में आप बिकनी में भी वॉक कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए भी दुबई में सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर जहां पर इतनी ज्यादा आजादी हो, दुनिया के हर वर्ग का ख्याल रखा जाता हो, तो वो शहर ग्लोबल सिटी क्यों नहीं बनेगा। इस्लाम में आइडियल वर्शिप बैन है, लेकिन दुबई में आपको हिंदू मंदिर भी मिल जाएगा। और वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में ये सारे लिबरल रिफॉर्म मिसिंग थे, तो उस देश में लोग क्यों जाएंगे। दोस्तों, गिफ्ट सिटी और धुलेरा दोनों गुजरात में ही हैं और आप तो जानते ही हैं कि गुजरात में आप दारू नहीं पी सकते, आप बीफ भी नहीं खा सकते। हालांकि हम हिंदू बीफ नहीं खाते हैं, लेकिन दुनिया की बहुत सारी कल्चर में बीफ खाया जाता है। लेकिन ये एक रियलिटी है। यही हमने दुबई और हांगकांग में देखा
कि कैसे आप हर कल्चर, ट्रेडिशन, फूड को ध्यान में रखते हुए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी शहर में, जिससे वो जगह ग्लोबल हब बन जाए। हम अपने इंडिया में गोवा का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। लोगों को शायद पता नहीं होगा, गोवा में दारू भी पी सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं। गोवा उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां पर बीफ बैन नहीं है। गोवा में जब भी कभी बीफ की कमी होती है तो उसके आसपास के पड़ोसी राज्य से ही बीफ इंपोर्ट होता है। अगर गोवा में यह सब बैन हो जाए तो सोचो कि गोवा के टूरिज्म पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आने वाले टूरिस्ट अलग अलग देश से आते हैं, जहां पर आप खान पान और कल्चर दोनों ही हमारे यहां के खान पान से बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा आइडिया आपके पास हो सकता है ग्लोबल सिटी के लिए, तो आप लिख कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।